हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया एंड पाकिस्तान्स वेडिंग कल्चर। सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल जी, इनकी वीडियोस बड़ी ज्यादा जबरदस्त होती हैं, बहुत ही डीप बातें करते हैं, वेडिंग कल्चर के बारे में बता रहे हैं। जिस तरह इंडिया में अभी मुकेश अंबानी के बेटे की जो है वो शादी हुई अनंत है अंबानी की और कितनी महंगी शादी ऑलमोस्ट $600 मिलियन खर्चा हाँ, हुआ ये तो वो शादी है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस रही है। और इतनी पैसे हम IMF से भीख मांग रहे होते हैं यार, इतने दे दो बिल्कुल मुल्क ऐसा चलाना ही है। है। हम ये सोच रहे थे कि इतने पैसों में और क्या क्या हो सकता है, जितनी महंगी जो है अच्छा वो बट ना शादी। ये ना जो शादियों पे खर्चे करने का कल्चर है इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में जैसे उन्होंने $600 मिलियन खर्च किया ना, बट उससे ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, हो सकता है इनमें इनकी बिजनेस डील्स भी हो जाए। अब पाकिस्तान में क्या कल्चर है, ये पाकिस्तान में ना जैसे कवाली नाइट, मतलब सिंगर को बुला लिया पैसा कुछ और उड़ाना। पैसे उड़ाते हैं ऐसे, हाँ। मतलब जैसे होता नहीं मुजरा करवा लिया, इस तरह की कुछ चीजें वाकई। एक्टिविटी होती हैं और वो वेस्ट ऑफ मनी है, इससे मतलब बिजनेस नहीं जा रहा। हाँ, ये तो और है। वो एक तो वर्ल्ड में इमेज भी बड़ा गंदा सा जाता है। हाँ, ये तो है। ये बड़ा फर्क है कल्चर का। देखते हैं आपके इस वीडियो में किस तरह की डिटेल्स बताई हुई हैं, करते हैं स्टार डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शादियों पे एक्सपेंडिचर करने वाली दो कौमें जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, साउथ एशियन कल्चर की अगर मैं बात करूं, उसने क्रिटिसिज्म किया इस वीकेंड के ऊपर एक शादी पे जिस पे बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर आया। अगर आपको लग रहा है कि ये उसकी डिटेल बताने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है। आई हैव क्रिटिसाइज्ड वेडिंग कल्चर इन द पास्ट ट्वाइस एज वेल। तो इसका मकसद भी ये है कि ज़रा हम अनअर्थ करें इन वेडिंग कल्चर मेंटालिटी की चीज़ों को, जो कि हम यहाँ पे दिन रात होते हुए अपने अराउंड देखते हैं। तो पड़ोस में अंबानी साहब यानी कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होती है। $600 मिलियन की कॉस्ट आती है प्री वेडिंग और वेडिंग फंक्शन को मिला के। ये वो कॉस्ट है जो कि इंडियन टर्म्स में 5,000 करोड़ रुपए बनती है और पाकिस्तानी टर्म्स में 12,000 करोड़ तकरीबन बनते हैं। साथ साथ जो प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स की वेडिंग सेरेमनी हुई थी उस पर तकरीबन $160 मिलियन लगे थे। ये उससे 4 गुना महंगी थी। इसके साथ साथ शाह फरान जिसने 2500 ईयर्स को जब सेलिब्रेट किया पर्शियन एम्पायर के, तो आज के टर्म्स में $500 मिलियन का खर्चा कर दिया एक ऐसी कौम में रहते हुए जहाँ पर रोटी अफोर्ड करना उस वक्त ईरानियंस के लिए मुश्किल था। और इन्हीं सेंटिमेंट्स को कल को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होते हुए हमने देखा कि ईरानियंस को इतना गुस्सा आया कि ये किस तरह पैसा उड़ा रहा है यहाँ पे। उससे भी महंगा इवेंट था ये। लेकिन पर्पज़ ये इवेंट नहीं है, पर्पज़ इस गुफ्तगू का ये नहीं है कि इतने पैसे इन्होंने क्यों लगाए। भाई उनके पैसे हैं, जो मर्ज़ी करें, हम कौन होते हैं ये कहने वाले। द पर्पज़ इज़ अ डीपर प्रॉब्लम इन द सब कॉन्टिनेंट साउथ एशियन सोसाइटी। तो पहले ज़रा कुछ डिटेल इस शादी की, ताकि आपको इस्टेब्लिश कर दें कि कितना बड़ा लेविशनेस का डिस्प्ले था ये। तो सबसे पहले तो तकरीबन 7 महीने लंबी ये शादी है। इतनी देर तो पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म भी लास्ट नहीं करता, 7 मंथ्स जितनी देर तक ये शादी लास्ट करती रही है। लेकिन आगाज़ इसका होता है जी 29 दिसंबर 2023 को पिछले साल, और 14 जुलाई 2014 लास्ट वीकेंड पे ये ख़त्म होती है। इस पे जस्टिन बीबर परफॉर्म करता है, $10 मिलियन लेता है एक परफॉर्मेंस का। पहन के फिर बनियान आ जाता है, वो और बात है, सारे पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन फिर भी। साथ साथ रिहाना $5 मिलियन चार्ज करती है और 2 करोड़ की वॉचेस मिलती हैं हर गेस्ट को, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ थे, शाहरुख, सलमान और वो सब, जो कि आपको एक ही स्टेज पर डांस करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, तीनों का। साथ साथ QR कोड है हर गेस्ट के एंटर होने के लिए, वो स्कैन करके फिर आप आ सकते हैं। 9 पेजेस का ड्रेस कोड है, 9 पेजेस का, जो आपने फॉलो करना है। और इसके साथ साथ अगर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की बात करें जो कि पाए जा रहे थे इस शादी में, इसमें कौन कौन था? मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के मालिक, जिनकी बीवी ये कहती हुई दिखाई दी अंबानी साहब को देखे कि मुझे ये वाली घड़ी चाहिए जो इसने पहनी हुई है, ठीक है, जिसकी कीमत तकरीबन 80 करोड़ थी। किम कार्दाशियन और उनकी बहन, ये दोनों भी साड़ी पहन के इस तरह क्लूलेस फिर रही हैं जैसे गुम गई होती हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है। बिकॉज ऑब्वियसली पैसे लेकर आगे, पता नहीं है कि कल्चर क्या है क्या नहीं है। जॉन सीना, शायद उनको आपने ना देखा हो बिकॉज यू कांट सी हिम स्टिल। माइक टाइसन was there, Tony Blair, the ex-British Prime Minister was there, Boris Johnson was there, the entire Indian prominent political class was there apart from Rahul Gandhi. इसके अलावा फीफा का प्रेसिडेंट डांस कर रहा है, कमाल है यार, मतलब हिलरी क्लिंटन। और इसके अलावा एकॉन जो आर्टिस्ट हैं, लुई फॉन्सी वहाँ पर थे, रेमा जिन्होंने वो काम डाउन गाना गाया। वैसे तो वो मैं भी गा लेता जिस तरह गाया उन्होंने, लेकिन फिर भी। सैमसंग के चीफ डांस कर रहे हैं, सैमसंग के इनका US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वहाँ पर मौजूद हैं।
और दिलजीत दोसांझ और मुख्तलिफ आर्टिस्ट सारे, और साथ साथ जनवरी में इसका आगाज़ होता है, एंगेजमेंट पार्टी होती है, और उसके बाद में मार्च में प्री वेडिंग सेरेमनी होती है, 500 डिशेस पकाई जाती हैं, रिहाना परफॉर्म करती है, इवांका ट्रंप वहाँ पर थी, बिल गेट्स आया हुआ था, फिर मई के महीने में यूरोपियन क्रूज़ पार्टी होती है, 4 दिन तक क्रूज़ के ऊपर पार्टी चल रही है, शुरू होता है सिसिलियन सिटी ऑफ पाल्मेरो से और रोम में ख़त्म होता है, बैकस्ट्रीट बॉयज़ और पिटबुल परफॉर्म कर रहे हैं, जुलाई में मैस वेडिंग और म्यूज़िकल नाइट होती है जो आपने इस वीकेंड पर देखी, जस्टिन बीबर परफॉर्म करता है और तब जाकर ये एंड होती है। अब अगर आपका व्यू पॉइंट ये है कि इतने पैसे इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, तो फिर आपके लिए बताता चलूं कि इन्होंने सिर्फ 0.5% ऑफ देयर वेल्थ लगाया है, 1% का भी आधा। उसकी वजह यह है कि इनकी नेटवर्थ है $123 बिलियन अंबानीज की, तो $600 मिलियन खर्च किया है अगर उन्होंने, तो 0.5% बनता है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कितने पैसे लगाता है शादियों के ऊपर, ज़रा ये भी सुन लें। साउथ एशियंस को ऑब्सेशन है मैरिज सेरेमनीज़ का। मैंने अपने अराउंड बहुत मर्तबा ये होते हुए देखा है कि लोगों का ड्रीम होता है कि वो सेरेमनी इस तरह से हो कि किसी की ज़िंदगी में नहीं हुई इतनी। ऐसा ही है। और इसके साथ साथ मैंने ख़वातीन को भी ये एनविजन करते हुए सुना और देखा है कि मेरा तो विश है कि मैं ये ड्रेस पहनूं और मैं उधर से आऊं और मैं यहाँ जाऊं। ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि इन मुआशरों में हिस्टोरिकली, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, हिंदुस्तान का मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि वहाँ पे चूँकि वुमेन एमेंसिपेशन की सिचुएशन हमसे बहुत बेहतर है, तो यहाँ पर तो यह है कि ख़वातीन किसी भी सोशल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है ही नहीं, उसका कोई डिसीजन मेकिंग रोल तो है ही नहीं। तो शादी ही एक इवेंट होता है जिसको प्लान करने की उसको परमिशन होती है। हाँ, वो होनी किससे है इसकी परमिशन उसको नहीं है, लेकिन वो होनी किस तरह से है इतना एहसान हमने उनके ऊपर कर दिया है कि यार ये आप डिसाइड कर लें कि कौन सा हॉल बुक करना है, कौन सा सूट पहनना है, किस कलर का पहनना है। दैट्स वाई दे आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। एंड देन द टॉक्सिक फेमिनिटी एज वेल, जो कि बचपन से ट्रेन की जाती है कि एक खातून की पैदाइश का पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ सिर्फ ये है कि तूने बच्चा पैदा करना है, शादी करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए एक ऑब्सेशन है वेडिंग कल्चर्स का। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस शादी पे इतनी ओवर स्पेंडिंग हुई, वो खुद कितना स्पेंड करते हैं। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज़ वर्थ $130 बिलियन, 130 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की वेडिंग इंडस्ट्री 900 बिलियन रुपीज़ की इंडस्ट्री है, 900 अरब रुपए की। ये वो पाकिस्तान है जहाँ का 55% का सबसे बड़ा सूबा, जहाँ सबसे एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो भी एजुकेशन पे, तालीम पे 500 अरब लगाता है, लेकिन मुल्क पूरा शादियों पे 900 अरब लगा रहा है। सिंध 200 अरब लगाता है एजुकेशन पे। कैपिटल सिटी जो है हमारा वो 70 अरब रुपया लगाता है, लेकिन जितने पैसे शादियों पे खर्च कर रहे हैं उतना बच्चे की तालीम पे खर्च नहीं करते यहाँ पे। ये तो सूरत हाल है। दूसरी चीज़ ये है कि एक एवरेज इंडियन वेडिंग कॉस्ट करती है $15,000 एवरेज, जो कि 3 टाइम्स ज़्यादा है एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की इनकम के। यानी कि अपनी इनकम का 3 गुना ज़्यादा एक इंडियन हाउस होल्ड शादी पे लगा देता है। यही सूरत हाल पाकिस्तान में है कि 20 से $25,000 पाकिस्तान का एक घर ऑन एवरेज खर्च कर देता है शादी के ऊपर, अगर कलेक्टिवली इसको देखा जाए तो। अब ये कंटेस्टेड हो सकती हैं फिगर्स, लेकिन अपने अराउंड देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए कि कौन कितने पैसे लगा रहा है। लोग कर्जा ले लेकर शादियां करते हैं। ऐसा ही है। मैंने ऐसे यंगस्टर्स को देखा है जो नौकरी कर रहे हैं 50,000 की, 40,000 की, 40 लाख रुपए की शादियां कर रहे हैं कर्जे लेके। क्या वजह है? मुंह बंद करना है रिश्तेदारों का। कोई कहेगा ये कैसी शादी की है, ये कैसी एल्बम है, ये कैसा ड्रेस है। इस तरह के टॉन्ट से बचने के लिए अपनी सारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दाव पे लगा देते हैं। और तनकीद उन पे हो रही है जो 0.5% स्पेंड कर रहे हैं, जो कि वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है, एब्सर्ड है। अगर आप अंबानी की शादी की फुटेज देखें तो मुझे अगलीनेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं फेसेस की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और ऑर्नामेंटल वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि वो इतनी एक्सेसिव है कि उसमें कोई एस्थेटिक, कोई ब्यूटी मुझे दिखाई नहीं देती। इसके ऊपर एक किताब मुझे याद आ रही है, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। वैसे तो मैं इसके थीसिस से अग्री नहीं करता, अडोर्नो और होरखाइमर की ये किताब है, लेकिन इसमें एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर 4, जिसका नाम है कल्चर इंडस्ट्री, एनलाइटनमेंट एज मैस डिसेप्शन। तो इसमें वो ये एक्सप्लेन करता है कि 2 किस्म के कल्चर होते हैं, एक हाई कल्चर होता है और एक लो कल्चर होता है। हाई कल्चर क्या होता है? जो सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है, जो मुआशरे पे, सोसाइटी पे, ऐसी कन्वेंशंस पे जो कि डिस्ट्रक्टिव है उन पे तनकीद करता है, उन्हें क्रिटिसाइज़ करता है। और वो डीप होता है, थॉट प्रोवोकिंग होता है,
जबकि लो कल्चर क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मैसेस को एंजॉय करवाने के लिए और एस्केपिज्म के लिए होता है। हमारे यहाँ पे जो बॉलीवुडाइज्ड कल्चर है वो सिर्फ मैस एंटरटेनमेंट की एक इंडस्ट्री है। कभी ऐसा होगा कि आप दीवार तोड़ते हुए देख रहे हो सलमान खान की फ़िल्म में या शाहरुख की फ़िल्म में, तो उससे कुछ आपके अंदर की कॉन्शियसनेस बेहतर हो गई हो देख के, या कुछ सीख लिया हो आपने, या रिफ्लेक्शन किया हो, या डीपर मीनिंग दिया हो उनकी प्रोड्यूस की गई आर्ट ने आपको। यही हाल पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का है कि अगर आप यहाँ पर देख लीजिए तो टिकटॉकर्स का, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स का, मोटिवेशनल स्पीकर्स का और पेटी एक्टर्स का अंबार लगा हुआ है। उनके सोशल व्यूज़ पूछ लें, इतने प्रॉब्लमेटिक हैं कि उनको बात करने देनी नहीं चाहिए, बट फिर भी वो रोल मॉडल्स हैं, वो रूल कर रहे हैं माशरे के ऊपर। वाई? बिकॉज दे एंटरटेन ओनली। हाँ जी। जदीद माशरों में जो हमने अपने सिविलाइजेशन के साथ हशर किया है, उसमें यह है कि आप मैसेज को एंटरटेन कर दो और उनके दिल जीत लो और उसके बाद में जो मर्जी करो, दौलत भी आपकी, सब आपका। तनकीद ना करो उनके ऊपर, डोंट क्रिटिसाइज देम, ताकि वो रिफ्लेक्ट ना करना शुरू हो जाए। वो तो मुश्किल काम है। इसीलिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक आर्टिस्ट को इंटेलेक्चुअल बन जाना चाहिए, लेकिन क्या ये आर्ट फॉर्म्स, ये शादी का कल्चर कुछ ऐड करती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर? कुछ भी नहीं करती। इसके साथ साथ मुझे याद है नील पोस्टमैन ने अपनी किताब अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ में कैपिटलिज्म की एक बात एक्सप्लेन की हुई थी कि वो रैशनल डिसीजन मेकिंग के एजम्पशन के साथ आ रहा था कि जो कंज्यूमर है उसको भी पता है मुझे क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को भी पता है कि मार्केट को क्या चाहिए, एक रैशनल इंगेजमेंट हो रही है। यहाँ तो कंज्यूमर को पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। इस तरह के सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट आके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। किस तरह से? बाय कंसिस्टेंटली बॉम्बार्डिंग देयर एंटरटेनमेंट बेस्ड आर्ट इनटू योर ब्रेन्स, दे प्लांट विशेस एंड नीड्स इन योर ब्रेन्स। मैंने क्या करना है किसी बहुत हाई ब्रांड की गाड़ी को, या किसी बहुत ब्रांडेड लेविश किस्म की के ड्रेस को या मेकअप को, लेकिन ये क्यों मैं आइडियलाइज़ करता हूँ? क्योंकि ये नीड मेरे दिमाग में प्लांट की जा रही है बाहर से, जो कि मेरी एक्चुअल नीड नहीं है। इसके ऊपर बेशक आप मार्क्स को भी पढ़ लीजिए, जिससे मैं इतना अग्री नहीं करता, कि यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू की जो डाइकोटमी है उसको वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। साथ साथ ये कहता है अडोर्नो इस किताब के अंदर कि कल्चर इंडस्ट्री जो है वो चैलेंज नहीं करती। कल्चर इंडस्ट्री वो किसको कहता है? यही फिल्में बनाने वाले, यही स्पोर्ट्समैन, यही सारे एंटरटेनर्स जब इकट्ठे होके रियासत के इमा के ऊपर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि वो अपने उस एको चैम्बर में फंसे रहें, उससे बाहर ना निकलें। तो अडोर्नो ये कहता है कि ये वो इंडस्ट्री है जो कि आपको चैलेंज नहीं करती, एनलाइटन नहीं करती। और साथ साथ वो ये कहता है कि इसके दो फीचर्स होते हैं। पहला फीचर इसका ये है कि ये इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर होगी हमेशा, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई हाई इंटेलेक्ट नहीं इन्वॉल्व होगी। दूसरा फीचर क्या है? इसमें सोशल क्रिटिसिज्म का कोई आंसर मौजूद नहीं होगा, नो एलिमेंट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। और वही इसमें दिखाई देता है हमें इस तरह की आर्ट फॉर्म्स में, जो वो लोग बना रहे हैं जो इन शादियों पे एक बल्क में इनवाइट किए जाते हैं। और उनकी क्या वैल्यू है? सिर्फ ये कि वो एंटरटेन कर सकते हैं और कुछ नहीं। हैव दे क्रिएटेड एनी प्रैक्टिकल चेंज इन आवर लाइव्स? नो दे हैवंट। Have they made us better thinkers? No, they haven't. Have they given us a higher purpose? No, they haven't. Have they given you a deeper meaning of your existential issues? No, they haven't. They have just amused you. खुश किया है सिर्फ आपको, ताकि आप अपने रियल प्रॉब्लम से बचने के लिए उनको देख के आराम से सो जाएं। तो ये उसका एक लेविश डिस्प्ले था जो हमने अंबानीज़ की वेडिंग में देखा, और लोकली भी हर कोई ये करता है। पाकिस्तान में भी अगर किसी की जेब में 50,000 रुपये हैं ना, तो वो अपनी सकत के मुताबिक आर्टिस्ट को बुला लेगा। आर्टिस्ट खड़ा हुआ अब्यूज़ हो रहा है शादी के ऊपर, हर कोई रोटी खा रहा है, कोई मटन की बोटियां ढूंढ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई डिज़र्ट खा रहा है, और सामने एक आर्टिस्ट खड़ा होकर गा रहा है जिसकी कोई औकात नहीं है। वाकई। कोई देख तक नहीं रहा कि ये क्या आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस हो रही है, क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कौन सा गाना गा रहा है, सिम्फनी क्या है, कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि एक बंदा आया हुआ है और शोर चल रहा है सिर्फ। लाइव इसी तरह म्यूजिक कवालों को बुला के जो कवाली कर रहे हैं लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ तज़हीक की जा रही है उनकी। मुंह पे पैसे फेंक रहे हैं और ऊपर चल रहे हैं और कोई होश नहीं है। वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ हर जगह दिखाई देगा आपको। तो इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म। उसकी वजह है कि आप एक ऐसे पैसिव कंज्यूमर बन गए हैं कि बस उन्होंने प्रोड्यूस करते जाना है और आपने कंज्यूम करते रहना है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। यही वो शादियां हैं जो एक पूरी वेडिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फंड करती हैं बाद में, क्योंकि बाद में तमाम जो
बुटीक्स होती हैं, जो कपड़े स्टिच करने वाली मार्केट्स होती हैं, वो सब क्या कहते हैं, ये अंबानीज की शादी में यूज़ हुआ था, ये वैसा मॉडल है, अच्छा ये उस शादी में उसने पहना हुआ था, ये उस तरह का डिज़ाइन है। और वो एक परपेचुअल साइकिल में आपको डाल देते हैं कि जस्ट बिकॉज दे हैव कंज्यूम्ड इट यू हैव टू कंज्यूम इट टू। तो अडॉर्नो और होरखाइमर इसमें कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है कल्चर इंडस्ट्री के हाथों, क्योंकि वो एक ऐसी बैंड वैगन में आपको फंसा देते हैं कि अच्छा दोस्त ने आईफोन लिया है तो मैंने भी वही लेना है, अच्छा इसकी शादी उस हॉल में हुई थी मैंने भी वहीं करनी है, अच्छा वो उस पार्लर से उस बुटीक से इसने ड्रेस लिया है वहाँ से तैयार हुई है मैंने भी यही करना है। इंडिविजुअलिटी कहाँ गई, ख़त्म, बैंड वैगन बन गई सिर्फ एक। तो ये दरअसल रोमांटिसिज्म की जो तहरीक थी ना 19वीं सेंचुरी के अंदर, इसकी रूट्स वहाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि वो कहती थी कि अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है ना कि आपको हेडोनिस्टिक होना चाहिए तो हो हेडोनिस्टिक, इसमें क्या है, बह जाएं अपने जज्बात में और भूल जाएं ये दिमाग सारा अपना। तो यहाँ पर भी यही दिखाई देता है कि दिमाग को भूल जाएं और सिर्फ वो करें जो कि ख्वाहिशात अंदर से बहती हुई आपको कह रही हैं कि मेरी खुशियाँ क्या है, कमोडिटी फेटिशिज्म। खुशी मेरी सिर्फ ये है कि मैंने एक नई चीज़ ले ली, अच्छा फिर एक और नई चीज़ ले ली, फिर एक और नई चीज़ ले ली, यही मेरी खुशी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है। तो अडॉर्नो इसको कहता है न्यू काइंड ऑफ बार्बरिज्म, ये नई तरह का जुल्म है, क्योंकि पहले आप लोगों को इस तरह की साइकिल में बंद करने के लिए ऑपरेशन यूज़ करते थे और अब आप एंटरटेनमेंट और कल्चर यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मैं देख रहा था आज से कुछ महीने पहले, मेरा ख्याल है रियलिटी टीवी शो है बिग बॉस, वो जीतने के बाद एक बंदा पता नहीं अपने घर पहुंचता है, हज़ारों का मजमा लगा हुआ है, व्हाट हैज़ ही डन फॉर यू, व्हाट हैज़ ही डन, नथिंग। इसी तरह पाकिस्तान में है, कोई मैच जीत जाए, कुछ हो जाए, जान देना शुरू कर देंगे अपनी, ये नहीं सोचेंगे कि हम एंटरटेन हुए हैं ना, हम खुश हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या इससे कोई वैल्यू एडिशन हुई है हमारी लाइफ में? ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो थीसिस है ना, वो साबित होता हुआ दिखाई देता है इससे। जबकि आर्ट जो है, आर्ट का डीपर मीनिंग होना चाहिए था। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी पढ़े नीचे ने जो किताब लिखी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, बट उसका क्रक्स पढ़ सकते हैं आप सिंपलर टर्म्स में, कि वो तो ये कहता है कि आर्ट कैन हेल्प अस फेस एग्जिस्टेंस। आर्ट की डेप्थ और प्रोफाउंडनेस इतनी ज़्यादा है कि आपके एग्जिस्टेंस के मसले उसको हल कर देने चाहिए। और साथ साथ वो ये कहता है कि आर्ट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। अगर आर्ट इतनी वल्गर हो गई कि उसमें कोई मीनिंग ही नहीं है सिवाय खुश करने के, हंसाने के, एंटरटेन करने के, तो फिर क्या फ़ायदा। ग्रीक ट्रेजेडी की मिसाल देता है कि वाई एवरीथिंग शुड एंड विद अ नोट ऑफ हैप्पीनेस। अभी मैंने एक मूवी भी देखी है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर देखें। वो सही बारबैरिटी दिखाती है वॉर टाइम्स की, कि किस तरह से जंग के स्पॉइल्स क्या होते हैं, किस तरह से वो ह्यूमैनिटी को वैनिश कर देती है, कटी हुई टांगें, और people are literally nauseous, they are killing each other like barbarous people। और साथ साथ ये कि उसका कोई अच्छा एंड नहीं होता उस फिल्म का, बिकॉज इफ़ यू वांट टू एंड वेल विद एवरीथिंग दैट यू साइन अप फॉर, दैट इज़ विशफुल थिंकिंग, नॉट रियलिटी। तो ये इस तरह की शादियों में भी अगर आपको ये इंप्रेशन मिल रहा है ना कि 7 महीने की शादी और अरबों रुपया उसके ऊपर लग गया, एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, नो दे वोंट लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, नो दिस इज़ नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर चीज़ों को देख के अगर आप भी उस बैंड वैगन में बैठ के डिप्रेस हो रहे हैं कि अच्छा इसके पास है मेरे पास नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। आप इंटेलेक्चुअली किसी और को वैल्यू करते ही नहीं हैं, आप सिर्फ कंज्यूमर गुड के लिहाज से देखते हैं कि वो कितना कंज्यूम करने की पोटेंशियल रखता है, इसीलिए वो बेस्ट है। जबकि जिस तरह से ये इवेंट्स प्लान किए जाते हैं और जो इसमें ऑब्सेशन दिखाई देता है, वो बिल्कुल अनवांटेड और वल्गर है। आपको तो पता भी नहीं होता कि वहाँ कौन लोग आए हैं कौन नहीं, सिर्फ शोर है, बच्चे भाग रहे हैं, लेविश ड्रेसेस पहने हुए हैं सब ने, हर कोई एक दूसरे को इम्प्रेस करने आया हुआ है जो किसी को जानता भी नहीं है। तो सिर्फ एक पैटी और सुपरफिशियल कंपटीशन दिखाई देता है। तो इस कंज्यूमर कल्चर से निकलने के लिए सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम उस आर्ट फॉर्म को कंज्यूम करें जो हमें रिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाती है। कभी भी किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसी आर्ट फॉर्म को, किसी चीज़ को इसीलिए ना देखें कि मैं देख के हंसता हूँ और खुश हो जाता हूँ। It should add something to your life which has a higher purpose. Happiness is just a byproduct of the pursuit of meaning. कोई भी ऐसी आर्ट फॉर्म जो आपके व्यूज़ को चैलेंज नहीं करती, वो आर्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर उसमें मुआशरती एलिमेंट मिसिंग है
तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पैटी और वल्गर एक्सरसाइज है आपके दिमाग में डोपामीन पैदा करने के लिए। ज़बरदस्त मूवीज़ बन रही हैं हिंदुस्तान में, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी बन रही हैं, कुछ पाकिस्तान में भी बनी, खुदा के लिए की तरह की फ़िल्में बनी, और बहुत सी फ़िल्में बनी, ज़िंदगी तमाशा अभी मैंने देखी, वो बनी। ये एक रिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाती है इस तरह की फ़िल्म आपको, कि मुआशरे में कुछ ना कुछ गलत है और उसको सिग्निफाई करने के लिए आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दैट वॉज द एक्चुअल पर्पज़ ऑफ इट। पोलिटिसाइजेशन ऑफ एस्थेटिक्स की जो मैं बात पहले कर चुका हूँ एक बार। तो ये चीज़ है कि अगर ये एलिमेंट मिसिंग हो किसी भी आर्ट फॉर्म से, तो वो आर्ट जस्टिस नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको अम्यूज़ करने के लिए एक टैबलेट दी जा रही है जिसको खा के आप आसानी से सो सकते हैं। और बिंज कंजम्पशन ऑफ एंटरटेनमेंट का नतीजा है इस तरह की शादियों में नाचने वालों को। अगर आप ये कहें कि दीज आर हायर क्लास ऑफ पीपल, दे शुड लीड सोसाइटीज़, नो दे शुडंट। Though they are needed, I am not saying that they are not needed, they are very downright useless people. I am saying that they should not be elevated to higher human beings. और उसके लिए हाई कल्चर क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। तो मैं कंज्यूमरिज्म की चूंकि क्रिटिक कर रहा था, तो इसीलिए मुझे फाइट क्लब मूवी के कुछ डायलॉग्स याद आ रहे हैं जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ एक बार, बट सिंस दे आर वेरी रिलेटेबल एंड वेरी डीप, सो आई वुड लाइक टू read that again for you, and if you haven't watched the film you should watch the film. तो टायलर डर्डन के नाम से एक कैरेक्टर होता है उसमें, और वो कोट अनकोट ये लाइंस बोलता है, वी आर कंज्यूमर्स, वी आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ अ लाइफस्टाइल ऑब्सेशन, मर्डर, क्राइम, poverty, these things don't concern me. What concern me are celebrity magazines, televisions with 500 channels, some guy's name on my underwear, Rogaine, Viagra or Lestra. यानी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कंज्यूमर्स हैं लाइफस्टाइल ऑब्सेशन के। अपने लाइफस्टाइल्स को मैंने बड़ा बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट करना है सोशल मीडिया के ऊपर। उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, उस लग्जरी रिजॉर्ट में बैठा हुआ हूँ, या फिर कोई फर्स्ट क्लास की टिकट पे सफ़र कर रहा हूँ जहाज़ में, तो उसकी तस्वीर लगा दी। तो लाइफस्टाइल ऑब्सेशन के कंज्यूमर्स हैं। वो कहता है कि मर्डर हो जाए, क्राइम, पॉवर्टी, हमें इससे क्या, हमारा कंसर्न क्या है सेलिब्रिटी मैगजीन्स में क्या कहा जा रहा है, 500 चैनल्स जो आ रहे हैं मेरे टीवी पे उसमें क्या दिखाया जा रहा है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है वी आर मिडिल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री, वी हैव नो पर्पस, नो प्लेस, वी हैव नो ग्रेट वॉर, वी हैव नो ग्रेट डिप्रेशन, और ग्रेट वॉर्स इज़ अ स्पिरिचुअल वॉर और ग्रेट डिप्रेशन इज़ आवर लाइव्स। हमारा ग्रेट डिप्रेशन वो इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन नहीं है अमेरिका वाला, हमारा ग्रेट डिप्रेशन अपनी ज़िंदगियाँ हैं। आगे कहता है वी हैव ऑल बीन रेज्ड ऑन टेलीविजन टू बिलीव दैट वन डे वी विल बी मिलियनियर्स एंड मूवी गॉड्स एंड रॉक स्टार्स, बट वी वोंट, एंड वी आर स्लोली लर्निंग दिस फैक्ट एंड वी आर वेरी वेरी पिस्ड ऑफ। कि फिल्मों में देखकर हमें ये लगा कि हम भी रॉक स्टार बनेंगे, मूवी गॉड्स बनेंगे, मिलियनियर्स बनेंगे, लेकिन हम नहीं बनेंगे, सब नहीं बन सकते। इसीलिए दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी डिप्रेशन में जा रही है, क्योंकि हम लाइफस्टाइल ऑब्सेशन के पीछे भाग रहे हैं और हम पैटी कंज्यूमर्स हैं। तो एंड पे कहता है कि इट्स ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। जब तक हम इन चीज़ों से जान नहीं छुड़ाएंगे फ्रीडम नहीं आ सकती। और आखिरी लाइन सबसे बेहतरीन है जिसमें वो कहता है द थिंग्स यू ओन एंड अप ऑन यू। जो चीज़ें ख़रीद के आपको ये लगता है कि आपने ये चीज़ें ख़रीद ली हैं, ये आपकी हैं, नहीं, आप इन चीज़ों के हैं। ये चीज़ें आपको ख़रीद चुकी हैं और अब यही आपको डिफ़ाइन करती हैं। इस साइकिल को तोड़िए, कंप्लीट इंडिविजुअल बनिए, कल्चर के अंदर जो रॉट है उसे क्रिटिसाइज़ करिए, हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा ना बने, लेविश कंज्यूमरिज्म को ग्लैमराइज ना करें, क्रिटिसाइज़ करें सोसाइटल वैल्यूज़ को, सिर्फ तब रिफॉर्म आ सकती है। अदरवाइज़ सियासी चेंजेस से मुआशरा चेंज नहीं होता, कल्चरली रिफॉर्म करने से मुआशरा चेंज होता है। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। बहुत अच्छी, अब समझ जाए इस बात को तो और क्या चाहिए। आप लोग ही ज्यादा स्टेटस लगाते हो, आज फलां रेस्टोरेंट गए हो, आज मैंने फलां ड्रेस बहुत यार डीप वीडियो थी वाकई। ये लाइफ मतलब हम मेल नहीं करते, कोई नहीं, फीमेल ज्यादा फीमेल्स करती हैं। हाँ, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल ऑब्सेशन की बात अच्छा की है मुझे ये ना, बताओ, आप लोग ड्रेस को रिपीट क्यों नहीं करते, जो फैंसी ड्रेस बने हाँ होते हैं एक यही हम शादी पे? कहते हैं कि नहीं, एक दो पहन लिया, सबने देख लिया, हमारी इतनी जीन्स pictures आ होती गई वो है। चल ही रही होती, वो तो 4-4
साल चल रही होती है। लेकिन ये भी लड़कों का अपना शौक होता है, कुछ लड़कों को भी ड्रेसिंग का बहुत ज्यादा जो है वो क्रेज होता है। आपको शायद उस तरह से मैं शौक नहीं है इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ। लेकिन मोस्टली जो है वो आपके जैसे ही होते हैं कि एक एक ड्रेस भी वो कितनी दफा पहन लेते हैं, लेकिन हमारा तो ये हाल नहीं होता। और जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया यार, जो बुक्स का रेफरेंस उन्होंने दिया, मूवीज वगैरह का सब कुछ जो है, हाँ बहुत ये जो अच्छा था। मिलियन डॉलर्स ले रहे हैं ना सेलिब्रिटीज, हाँ। बाकी इनका सोसाइटी पे कोई असर नहीं होता। मतलब एक होता ना एक अच्छा इम्पैक्ट वो दे के जाए कि मतलब कोई सोसाइटी को चेंज करके जाए, जस्ट बल्कि एंटरटेनमेंट। वो अच्छा मैंने उसका वो देखा था, वो जस्टिन बीबर आया हुआ था, वो बनियान और एक अंडरवेयर जो नजर आ रहा था और एक ट्राउजर पहना हुआ था, वो सही करके गया था। देखो उसने कोई लैविशनेस नहीं दिखाई, ठीक है, और 10 करोड़ भी ले गया। 10 करोड़ डॉलर थे ना, 1 करोड़ डॉलर, 10 मिलियन डॉलर भी ले गया, तो ये अच्छा था। बड़ी सिंपलिसिटी के साथ आया और जो उसकी ड्रेसिंग थी, स्टाइल था ये। हाँ ये उसका फैशन था। बट ये है कि लोग इधर नॉर्मली पाकिस्तान में शादियों पे बहुत खर्चा करते हैं, और सच में मतलब कर्जा लेके करते ऐसे ही हैं। मुझे याद है, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि जब मैं बाहर से आया था ना, तो मेरे पास भी अच्छे खासे पैसे थे। तो मेरी अम्मी ने कहा था भी क्या मतलब मेरे आने से ना कोई महीना पहले बातचीत चलती थी कि फंक्शन कहाँ करना है, कौन से हॉल में करना है, फला ऐसे सारा। फिर आपको पता है जब आप बाहर रहते हो ना, तो आपके रिलेटिव और सोसाइटी भी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मतलब लेविशनेस होगी। तो मैं आया तो मैंने बाहर से कोई कपड़ा नहीं खरीदा, कोई ब्रांडेड कपड़ा नहीं खरीदा। मैं इधर आया और ना मैंने बड़े नॉर्मल से कपड़े पहने अपनी शादी में, मैं सच्ची गया। और मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे फरियापी अदनान भाई, कि मैं बाहर से भी तैयार नहीं हुआ था। एक होता ना आप वो जो ग्रूम वाले सैलून जाते हैं, और मैं पहले दिन गया, कटिंग करवाई। कटिंग मैंने कितने की करवाई थी, कटिंग और शेव मेरी हो गई थी 250 रुपए में, ठीक है, पहले दिन। दूसरे दिन फिर मैं गया, मैं क्या जरा थोड़ा नीट करते जरा, मतलब शेव को खत बनवा लिया था, तो उस पर मैंने दिए थे 70 के 80 रुपए, 70-80 रुपीज। फिर तीसरे दिन गया, मैं बोला फिर नीट कर, मैंने सॉरी फिर मैंने क्लीन शेव करवा ली। तीसरे दिन मेरी ना क्लीन शेव थी, उसको मैंने 70-80 रुपए दिए। मतलब मेरा टोटल जो खर्चा हुआ 350 रुपए हो गया। नेचुरल ब्यूटी। और कपड़े मैंने हाँ, मेरा एक ड्रेस जरूर महंगा था, वो भी इतना महंगा नहीं था। तकरीबन मेरा जो सेकंड डे वाला ड्रेस था, जो शेरवानी पहनी, वो भी मैं पहनना नहीं चाह रहा था। मेरी अम्मी ने और मेरे अब्बू ने जबरदस्ती कर दिया था। मैंने कहा मैं ना सूट पहन ले, तुम पैंट कोट वगैरह खरीद लो ताकि मेरे ऑफिस में भी यूज हो जाएगा। बट मेरे अब्बू ने कहा नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ा, और आप बिलीव करेंगे कि मैंने अंबर को गोल्ड की एक चीज भी नहीं दी सच्ची में। हाँ सच्ची में, मैंने एक होता ना 1 ग्राम भी नहीं दिया, ठीक है। मेरी अम्मी ने खुद से एक रिंग बनाई हुई थी, वो मैंने उसको मुंह दिखाई में दे दी। फिर मैंने क्या किया, हाँ फिर मैंने क्या किया, मैंने ना कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे। मैंने बोला कि इसका मैं कुछ ऐसी चीज करूं जो मुझे फायदा दे। मैंने उसका ना घर खरीद लिया था, जिसकी मुझे रेंट इनकम आती है। तो असल में आप रहे काफी साल बाहर, हाँ, तो आप पाकिस्तानी जो कल्चर था ना उससे वाकिफ वाकई। नहीं थे। नहीं बट मैं आपने कहा कि मतलब मेंटालिटी भी नहीं बट मैं 20-22 साल तो रहा था ना पाकिस्तान में, लेकिन मैंने उसको उस तरह के कल्चर को अडॉप्ट नहीं लेकिन किया। ये है कि रिजवान की ये वैसे है अभी क्वालिटी के, ये इन चीजों से ना इतने ज्यादा वो इम्प्रेस नहीं होता, ये रियलिटी में रहते हैं। वो एक एग्जांपल होती है ना, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। आपने नकली बट मैंने अब चादर बढ़ाते जा रहा हूँ। आपने नकली जो है कुछ शो ऑफ नहीं करना, ये चीजें जो है वो इनको नहीं पसंद है। लेकिन ये हालांकि society मुझे में- पता है, मैंने आप लोगों की शादी अटेंड की थी काफी अर्सा पहले, मतलब आप लोगों ने अच्छा खासा खर्चा किया हुआ था। हाँ, हमारी तो- फैमिली में काफी इसी तरह से महंगी हाँ। महंगी जो है वो शादियां होती हैं, जिस तरह उन्होंने 25-25, बताया। 30 लाख रुपए किया। अगर वो अपनी शादी पे थोड़ा बचा लेते, अदनान भाई के 2 घर होते अभी। लेकिन खैर यार, बड़ी डीप बातें उसने वीडियो में, रियलिस्टिक बातें की हैं। सेम यही कल्चर, और आजकल जो ज्यादा बढ़ावा दे दिया इन चीजों को, वो इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह ने। स्पेशली पाकिस्तान में जो टिकटॉकर और यूट्यूबर है ना, हाँ। यार सच में उन्होंने ना बड़े शॉर्ट पीरियड में काफी अच्छे पैसे कमाए। हाँ। और अब ना मतलब साल भी नहीं होता, ये मेरा नया घर, ये मेरा नया कुत्ता आ गया, करते हैं तो वो ठीक चीज़ें है, ना और फिर मेरी ये नई गाड़ी आ गई। तो उससे क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं ना, उनपे मतलब सोसाइटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। खास तौर पे यूथ पे, बच्चों पे। वो Exactly. कहते हैं कि हमने इतना पढ़ लिख के भी उतना नहीं कमाना जितना इन्होंने वीडियोस से बना के एंटरटेनमेंट से ना इतना अर्न कर लेना। तो बच्चों में भी ये शौक बिल्कुल। पैदा हो गया कि हम इस साइड पे निकल जाएं। और Education इसका की वो importance उसका नहीं जो रही। बुरा असर सोसाइटी पे क्या हुआ कि अब पाकिस्तान में ना बहुत से ऐसे जो यंगस्टर है, बहुत ज्यादा, जो अब यूट्यूब टिकटॉक पे आ चुके हैं। अब हमारे इधर डॉक्टर्स इंजीनियर्स की कमी होती जा रही है। बिल्कुल। वक्ती तौर पे शायद हमें फील नहीं होगा, बट आने वाले कुछ 2-4-5 साल में अच्छा खासा होगा। और जो स्किल्ड लेबर है ना, वो भी कम होती जा रही है। डॉक्टर इंजीनियर्स भी और यूट्यूब पे आते जा हाँ, रहे हैं। वो तो चलो ठीक है, डॉक्टर बन के आप आ जाओ, बन के ठीक है। बट इधर तो लोग अब लिटरली
कि वो कहते हैं कि नहीं हमने जल्दी शॉर्टकट वे और निकाल रहे हैं पैसा कमाने फेमस के। होने के लिए हाँ। कुछ भी करने को हाँ। तैयार हैं कि अच्छा बस पूरी बुरा नहीं वल्गैरिटी। देखना, हाँ। कोई अच्छा बुरा नहीं देखना। और बाकी दूसरी तरफ जो अंबानी वेडिंग की बात की ना, उनका मैं कहूंगी कि चलो यार अगर उन्होंने किया भी है तो उसने खुद बता दिया कि उन्होंने अपनी वेल्थ के 0 पॉइंट कितना किया है। मतलब अगर 1.5 हाँ अगर उन्होंने 1% का भी आता हाँ है। 1% का भी आता, तो अगर उन्होंने किया तो चलो उनके पास था उन्होंने किया। लेकिन जो एक ये ट्रेंड बन गया हुआ है कि आपने करना ही है, बेशक लोन उठा के करो, ये चीज जो है ना बट ये बहुत अंबानी ज्यादा गलत है। का मैं थोड़ा दूसरे उसके एंगल से सोचता हूँ हाँ। कि देखे अगर जैसे मार्क जगरबर्ग आया, फिर बिल गेट्स वगैरह आया और बाकी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज के ना सीईओज आए, हो सकता है उनमें से कईयों के साथ उनकी बिजनेस डील भी चल रही हो, वही ना कोई ना कोई फायदा तो है उन्होंने इसका। उनको ना बुलाया कि यार चलो हमारा एक फैमिली फंक्शन है बिल्कुल। तो गेट टुगेदर भी हो जाए और साथ में हो सकता है कुछ एग्रीमेंट साइन भी हुए जिसका हों। उनको मुल्क हाँ। को फायदा हो। और जो हो सकता है ऑन मीडिया पे भी ना आए हो हाँ। बट अल्टीमेटली आ भी जाए टाइम के साथ साथ। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने इतना अपना खर्चा किया तो मुझे इतना ज्यादा उससे इशू नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो उसने सारी बातें की हैं वो 10 on 10 बहुत ज्यादा जबरदस्ती थी और हमें उससे लर्न करना चाहिए। और मैं कहूंगी कि फीमेल्स को ज्यादा लर्न करना चाहिए। इसी बेस पे कितने घर खराब हो रहे हैं कि वाइफ हस्बैंड मीडिया से पे प्रेशर करती हाँ, है मीडिया पे देख देख के हाँ, कि वो ये मैंने ऐसे ड्रेस है। पहन लिया वो अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना। नहीं नहीं हाँ, उसके अरे आप भी करती हो। उसके अलावा बहुत चीजें लाइफस्टाइल के, वो हाँ। इस रेस्टोरेंट जा रहे हैं, उनके पास ये गाड़ी है, वो इस पॉलर जा रही है, ये देख देख के अपना घर जो है ना वो खराब कर लेती हैं डिमांड्स कर करके। हालांकि बहुत फेक वो एक दुनिया चल रही होती है जो इंस्टा पे होती है। रियल लाइफ में वो लोग भी इस तरह से नहीं होते, बट अपने आप को दिखा इस तरह नहीं होते जिससे दिखावा बहुत हाँ ज्यादा जिससे है। हम अपना घर भी खराब कर लेते हैं। तो ये चीज जो है ना इसको जरूर माइंड में अब रखना आप लोग भी चाहिए। बाज आ जाओ। बिल्कुल। आई होप सब लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.